अस्सलाम वालेकुम। मैं समीउल आरफीन, आपका टीचर, और लेकर आया हूँ आज नया चैप्टर यानी वेक्टर्स। याद रहे मेजरमेंट्स के लेक्चर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। उसके लॉन्ग क्वेश्चंस, उसके शॉर्ट क्वेश्चंस, उसके न्यूमेरिकल्स। तो आज शुरू कर रहे हैं हम वेक्टर्स। वेक्टर्स के बारे में वेक्टर्स ओके वेक्टर्स के बारे में आज हम ज़रा सा इंट्रोडक्शन ही पढ़ पाएंगे। वेक्टर्स क्या होते हैं, इनके फ़ायदे क्या हैं, कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, टॉर्क, इस तरह के लॉन्ग क्वेश्चंस भी इंशाल्लाह इसी चैप्टर यानी वेक्टर्स में हम स्टडी करेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें ज़रूरत पड़ती है हमें डायरेक्शन की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मान लो लकड़ी का बॉक्स है, एक लकड़ी का अगर बॉक्स है या कोई बहुत बड़ा टुकड़ा है और ये मुझसे नहीं हिल रहा, तो मैं आपको इसकी मदद के लिए बुलाऊंगा यानी मूव करने के लिए। ओके, एक तरफ मैंने कहा यार आप खड़े हो जाएं और दूसरी तरफ ये मैंने आपको खड़ा कर दिया और दूसरी तरफ मैं ज़रा सा चेंज हो जाता हूँ और ओके दूसरी तरफ मैं खड़ा हो गया। ठीक है, अब हमने लगानी है फोर्स। हम ये चाहते हैं कि इस टुकड़े को, लकड़ी के टुकड़े को इस तरफ लाया जाए। इस पॉइंट में इसका नाम पी पर रख देता हूँ कि जी ये लकड़ी का टुकड़ा यहाँ पर लाया जाए। तो जाहिर है मैं अपने दोस्त से या आपसे ये कहूँगा कि जी फोर्स लगाओ। ओके, अब मैं तो फोर्स लगाऊंगा इस तरफ, लेकिन मैंने उसे नहीं बताया कि फोर्स किस तरफ लगानी है। ठीक है, तो फर्ज करें कि वो फोर्स लगाता है इस तरफ, है ना, तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। यानी फोर्स लगाते हुए न सिर्फ मैंने ये बताना है कि फोर्स लगाओ, बल्कि ये भी बताना है कि किस तरफ लगाओ। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। तो मैं यूं कह सकता हूं कि कुछ चीज़ों में कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं जिनमें सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं होता, डायरेक्शन भी मैटर करती है। मिसाल के तौर पर जब मैं ये कहता हूँ कि फोर्स लगाओ तो मसला हल नहीं हुआ, लेकिन जब मैं ये कह रहा हूँ कि जी मेरी तरफ फोर्स लगाओ या इस तरफ फोर्स लगाओ, तब मसला हल होगा। यानी मैं डायरेक्शन देने का पाबंद हूँ। तो याद रखिएगा, एक वेक्टर को आप किसी भी नाम से शो कर सकते हैं। इसमें दो क्वांटिटीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता हूं, इसके अंदर दो क्वांटिटीज़ होंगी। वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि इसके ऊपर एक एरो लगा दिया जाता है तो ये वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो वेक्टर दो तरीके हैं। एक, या तो ए को इतना बोल्ड कर दिया जाए बार बार पेंसिल फेर कर, तब आपको ज़रूरत नहीं है इसके ऊपर एरो लगाने की, यानी ये बोल्ड हो गया है। अमूमन हैंड राइटिंग में जब आप पेपर सॉल्व कर रहे होते हैं, टेस्ट दे रहे होते हैं, तब बार बार इस तरह से पेंसिल नहीं फेरी जा सकती। तो हम क्या करते हैं, मजबूरन हमें सिंगल कैपिटल लेटर लिखकर उसके ऊपर जस्ट एक एरो हेड लगा देते हैं, तो ये वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो ये एक रिवाज है, कस्टम है कि हम ऐसे करते हैं। एक वेक्टर में दो चीज़ें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड और एक उसकी डायरेक्शन। ठीक है, याद रहे वेक्टर में डायरेक्शन मैटर करती है। जिस तरह के ऊपर वाली एग्जांपल में मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन नहीं होगी तो आपका काम भी नहीं चलेगा। ओके, देखो डायरेक्शन के लिए हम इसके ऊपर एक हैट दे देते हैं और इसको हम कहते हैं ए हैट या ए रूफ। दो नाम इस्तेमाल होते हैं, या तो इस्तेमाल होगा ए हैट या इस्तेमाल होगा ए रूफ। तो कुछ क्वांटिटीज़ ऐसी होती हैं, फिज़िकल क्वांटिटीज़, जिनके अंदर सिर्फ मैग्नीट्यूड काफ़ी नहीं होता, उसमें डायरेक्शन भी आपको बतानी होती है, तब कहीं जाकर आपका मसला हल होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा, मैं एक एग्ज़ाम्पल के ज़रिए आपको बताना चाह रहा हूँ कि अक्सर आपने देखा होगा रोड के किनारे लगे कुछ साइंस को। वो साइंस क्या है, वो इस तरह से
मान लो इस तरह से एक एरो की शक्ल में बने हुए होते हैं, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से और इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर लाहौर लिखा हुआ होता है, लाहौर 135 किलोमीटर। तो देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक मैग्नीट्यूड, हाउ मच कितना दूर है जी ये, 135 किलोमीटर, 135 किलोमीटर, इट इज़ मैग्नीट्यूड। यूँ कह सकता हूँ मैं कि ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड, ओके। और दूसरी अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर आपको बाकायदा एक डायरेक्शन भी दी गई है, ये वाली, ये डायरेक्शन दी गई है। तो मैं इसको डायरेक्शन कह रहा हूँ, डायरेक्शन, ओके। ये डायरेक्शन भी गिवन है मेरे पास। तो चूंकि दोनों क्वांटिटीज़ इसमें मौजूद हैं, यानी इसका मैग्नीट्यूड भी मौजूद है कि कितना है और इसकी डायरेक्शन भी मौजूद है, तो हम इसको कहेंगे इट इज़ ए वेक्टर। एक वेक्टर में दो चीज़ें मौजूद होती हैं, अगर एक चीज़ भी एब्सेंट होगी तो ये वेक्टर्स नहीं कहलाएंगे। इसके अंदर एक मैग्नीट्यूड होगा, जैसा कि ये आपको नज़र आ रहा होता है। अच्छा, इसके दो तरीके हैं, एक तो वो जो मैंने ऊपर लिख दिया, मैं इसे ज़रा सा डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको समझ आती रहे। एक तो ये कि जो मैंने आपको लिख कर दिया है अभी, ये है, या एक मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करने का तरीका बार्स हैं, ए बार, इस तरह से। इसका मतलब भी मैग्नीट्यूड होता है और इसके ऊपर जो हेड दे दिया जाता है हम इसे कहते हैं ए रूफ या ए हेड, और नतीजे में आपके पास एक वेक्टर आ जाता है। अगर इसमें से एक चीज़ भी मिस होगी याद रहे, इसके अंदर से अगर एक चीज़ भी मिस होगी तो आप इसके ऊपर ये जो एरो लगाया हुआ है ना, ये एरो नहीं लगा सकते, क्योंकि अब ये वेक्टर नहीं है। मिसाल के तौर पर मैं कह देता हूँ यहाँ पर ए हेड तो है, मैग्नीट्यूड नहीं है, तो फिर आप इसके ऊपर एरो नहीं लगा सकते, सिंपल ए ही रहेगा। मेरी बात समझ में आई आपको? ओके, तो ये तो था सिंपल रिप्रेजेंट करने का तरीका वेक्टर्स को, वेक्टर्स क्या होते हैं, इनमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं, ये तो हमने पढ़ा। अमूमन जब हम वेक्टर्स की बात कर रहे होते हैं तो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ लाइंस, दो लाइनों का, कुछ नहीं दो लाइंस का सहारा लेते हैं ताकि अपनी बात को क्लियर किया जाए। लाइन सीधी नहीं है, मैं इसे स्ट्रेट कर लेता हूँ। देखो कुछ चीज, ओप्स, ओके 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 ओके, ठीक है, सीधी ही जा रही है। अगर नहीं जा रही तो फिजिक्स का, मैथमेटिक्स का एक बेहतरीन तरीका है कि इसे स्ट्रेट सपोज कर लीजिए है ना। तो हम इसे स्ट्रेट सपोज कर लेते हैं। मुश्किल है ज़रा सा, चलो ओके। अगर ये इसको मैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहा हूँ, इसका एक और नाम है कोऑर्डिनेट एक्सिस इसे कहते हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट एक्सिस, COO, कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं इसे। अमूमन रूल नहीं है कोई, लेकिन अमूमन हॉरिजॉन्टल लाइन को अमूमन हॉरिजॉन्टल लाइन को मैं एक्स एक्सिस से रिप्रेजेंट करता हूँ, और इसकी जो ऑपोजिट लाइन है मैं इसे एक्स प्राइम कहूँगा, जबकि जो ऊपर वाली लाइन है मैं इसे वाई कहता हूँ, और जो इससे नीचे लाइन है मैं इसे वाई प्राइम कहूँगा। याद रहे कि जो सेंटर का रीजन होता है मैं इसे ओ ओ स्टैंड्स फॉर ओरिजिन, इसे ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन कहते हैं, ठीक है, ORIGIN,
ओरिजिन, ORIGIN, ओरिजिन। तो ओके, एक तो इस सिस्टम को कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। इसमें ओरिजिन से राइट साइड वाली साइड जो हॉरिजॉन्टल साइड है हम उसे एक्स कहेंगे, और ओरिजिन से लेफ्ट वाली साइड जो है हम उसे एक्स प्राइम कहेंगे। यहाँ पर जितने भी डिजिट्स होते हैं वो सब के सब पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड्स होगी इसकी, एक्स के ये जो डिजिट्स हैं एक्स पर हमेशा पॉजिटिव होते हैं, प्राइम पर हमेशा माइनस होंगे। इसी तरह से वाई एक्सिस पर हमेशा पॉजिटिव होते हैं और वाई प्राइम पर हमेशा नेगेटिव होते हैं। ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो प्राइम वाली साइड्स हैं उसमें हमेशा नेगेटिव रहेंगे। इस सिस्टम जो कोऑर्डिनेट एक्सिस का है इसे कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे, या इसे कार्टेशियन भी कहेंगे, ठीक है। इसके ये तीन नाम आप कह सकते हैं। कोऑर्डिनेट एक्सिस, इन एक्सिस को कहते हैं, यानी एक्स एक्सिस, एक्स प्राइम, वाई एक्सिस, वाई प्राइम। जबकि इस पूरे सिस्टम को कि जिसमें आप वेक्टर को डिस्कस कर रहे होते हैं कार्टेशियन कहेंगे या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहेंगे। क्यों? उसकी वजह ये कि ये रेक्टेंगल्स बने हुए हैं ना, 90 डिग्री बना रहे हैं। एक्स और वाई आपस में 90 डिग्री बना रहे हैं। इसी तरह से ये वाई और एक्स प्राइम आपस में 90 डिग्री बना देता हूँ मैं, अच्छा याद रहे कि इस तरह से जो बॉक्स होता है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। इस तरह से ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, या यूँ कह लीजिए कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, यही वजह है कि इसे रेक्टेंगुलर 90 डिग्री बनाते हैं, इस वजह से इसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। इसमें एक और सिस्टम भी आ जाता है, जस्ट उसमें हम क्या करते हैं कि एक तो वाई एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल को मैं वाई एक्सिस कह रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल हो गया, इसको मैं एक्स एक्सिस कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस, और इसी के ही परपेंडिकुलर एक और एक्सिस आ जाता है, मैं उसे जेड एक्सिस कहता हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, इस क्लास में तो यस यही तरीका चलेगा। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम हमेशा एक्स कहेंगे, वर्टिकल लाइन को हम हमेशा वाई कहेंगे, और जबकि इस तरफ की लाइन को हमेशा हम जेड कहेंगे। लेकिन बड़ी क्लासों में 3rd ईयर में जब आप वेक्टर्स पढ़ रहे होंगे तब आप नोटिस करेंगे कि कोई रूल नहीं है। आप ऊपर वाले को एक्स कह सकते हैं, राइट साइड वाले को वाई कहेंगे, नीचे वाले को जेड कहेंगे। कभी नीचे वाले को एक्स कह रहे होते हैं, ऊपर वाले को जेड कह रहे होते हैं। तो कोई रूल नहीं है इस तरह का जिस पर आप कहें कि जी ऐसे ही होगा। अमूमन जो डायरेक्शंस हैं वो होती हैं 3-4 डायरेक्शंस हैं। एक नॉर्थ है, एक साउथ है, तीसरी नॉर्थ साउथ ईस्ट है, और चौथी जो है वो वेस्ट है। ऐसे ही है ना, ये डायरेक्शंस हैं। अमूमन हम इसे बचपन से पढ़ते हुए आए हैं, लेकिन फिज़िक्स में जबकि आप ज़रा सी हाई क्लास में पहुंच चुके हैं, अब यहाँ पर आप डायरेक्शंस नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वो डायरेक्शन जो एक्स की तरफ होगी, यानी अगर कोई वेक्टर है उसका मुंह एक्स की तरफ है तो उसकी डायरेक्शन को हम आई हैट कहेंगे। याद रहे डायरेक्शन के लिए हैट इस्तेमाल होता है। इसी तरह से अगर कोई वेक्टर जिसकी शक्ल वाई की तरफ है उसकी डायरेक्शन को हम जे हैट कहेंगे, और जो जेड की तरफ अगर किसी वेक्टर का रुख है तो हम उसको के हैट कहेंगे। याद रहे फिजिक्स की ज़बान में अब हम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं बल्कि आई जे और के, आई हैट जे हैट और के हैट का इस्तेमाल करेंगे हर वो वेक्टर जिसकी डायरेक्शन एक्स एक्सिस, फॉर एग्जांपल ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, इसका रुख चूंकि एक्स एक्सिस की तरफ है लिहाजा इसकी डायरेक्शन होगी आई हैट। लेकिन अगर कोई वेक्टर
फ़र्ज़ कीजिए कि आपके पास एक और वेक्टर आ गया, ये वेक्टर है, मैं इसका नाम दे रहा हूँ बी वेक्टर। अगर मैं इसे बी वेक्टर कह रहा हूँ तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो जे हैट होगी। क्यों? क्योंकि इसका रुख वाई की तरफ है, और एंड सो ऑन, इसी तरह से मैं नीचे की तरफ भी यही करूँगा। तो याद रखिएगा कि जब आप इन्हें सॉल्व कर रहे होंगे तो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट नहीं चलेगा, बल्कि अगर कोई चीज़ एक्स एक्सिस की तरफ है तो आई हैट जे हैट के हैट चलेगा। इसका मतलब है कि अब आपके पास जो डायरेक्शंस हैं वो आई हैट है जो एक्स की तरफ है, जे हैट है जो कि वाई की तरफ है, और के हैट है जो कि जेड एक्सिस की तरफ है। ये कॉन्सेप्ट्स वही हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वगैरह, लेकिन अब चूंकि हम ये 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात कर रहे हैं तो इसमें एक्स वाई और जेड की डायरेक्शंस का नाम हमने तब्दील कर दिया, आई जे और के कर दिया। याद रहे कि एक्स वाई और जेड ये जो 3 एक्सिस हैं ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। मिसाल के तौर पर एक्स 90 डिग्री बना रहा है वाई के साथ, इसी तरह से वाई एक्स 90 डिग्री बनाएगा जेड के साथ, इसी तरह से जो वाई एक्सिस है वो 90 डिग्री बनाएगा जेड एक्सिस के साथ। तो ये तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री बनाते हैं। मान लीजिए कि ये एक कोना है आपके कमरे का, कि याद रहे कि एक तरफ दीवार इस तरफ को निकलती है, ये ऊपर छत की तरफ लकीर जा रही है और ये साइड वाली दीवार है। तो ये जो कोना है, क्या इसमें भी 3 लाइनें आपको परपेंडिकुलर नहीं मिलती? बिल्कुल इसी तरह से ये इसमें ये जो तीसरा एक्सिस है ये स्पेस को रिप्रेजेंट करेगा। आगे चलकर इंशाल्लाह हम इसके बारे में भी तफसील से बात करेंगे। तो बेसिकली आज वेक्टर्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन हमने ली, आती थी आपको पहले से ही, लेकिन कुछ नई चीज़ें आई, जे के हैट वगैरह पता लगी। उम्मीद है आपको बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी, लेकिन अगर नहीं आई कोई बात नहीं, आप बिला झिझक मुझसे रब्ता कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब भी दूंगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे फिर रब्ता करेंगे, दोबारा से बातचीत होगी हमारी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।